दोस्तों, आपने सुना होगा कि थायराइड की दवाई ज़िंदगी भर खानी पड़ती है। थायराइड की प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि थायराइड की प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म भी होती है और अब आपको थायराइड की दवाई ज़िंदगी भर नहीं खानी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, थायराइड की प्रॉब्लम भी जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी थायराइड की प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहते हैं, थायराइड की दवाई ज़िंदगी भर ना खानी पड़े, इसका सॉल्यूशन चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी थायराइड की प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाए, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, लास्ट तक देखें और मेरे संग लास्ट तक बने रहें। तो मैं डॉक्टर आशु अग्रवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाइपोथायराइडिज्म के कुछ कारण, कुछ लक्षण और कुछ होम्योपैथिक दवाइयां जो आपकी इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर देंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड क्या होती है? थायराइड ग्लैंड एक बाइलोब्ड ग्लैंड है। कहाँ पे सिचुएटेड होती है? नेक रीजन में। नेक में सिचुएटेड होती है, लैरिंक्स के नीचे, गले में, नेक में, लैरिंक्स के नीचे सिचुएटेड होती है। बाइलोब्ड ग्लैंड है, दो लोब्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, और बीच में ये जुड़े हुए होते हैं। जिस पोर्शन से ये जुड़े हुए होते हैं उसको कहते हैं इस्थमस। तो थायराइड इज ए बाइलोब्ड ग्लैंड सिचुएटेड इन द नेक बिलो द लैरिंक्स। थायराइड ग्लैंड का हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो हार्मोन्स रिलीज करती है जो कि केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो थायराइड ग्लैंड का हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इसका हमारे शरीर की ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, एक्टिविटीज़ में और यहाँ तक कि मेंटल फंक्शनिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले जान लेते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड के बारे में। नॉर्मल कंडीशन में थायराइड से दो तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, T3 और T4। इन दोनों हार्मोन्स को रेगुलेट करता है एक तीसरा हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह ब्रेन के बेस में पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड होती है, वहाँ से सेक्रेट होता है और ये T3 T4 को रेगुलेट करता है। TSH को रेगुलेट करता है एक और हार्मोन TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि ब्रेन के ही अदर पोर्शन हाइपोथैलेमस में सेक्रेट होता है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि हाइपोथैलेमस से TRH सेक्रेट होता है, वो वर्क करता है TSH पे जो कि पिट्यूटरी से निकलता है, और TSH वर्क करता है T3 T4 पे। तो इस तरह से ये पूरी साइकिल है और T3 T4 का बैलेंस बनाए रखने के लिए TSH बहुत ज़रूरी है। तो TSH का रोल क्या है? T3 T4 का बैलेंस बनाए रखना। अब जान लेते हैं हाइपोथायराइडिज्म की सिचुएशन में क्या होता है। हाइपोथायराइडिज्म की सिचुएशन में थायराइड अच्छे से वर्क नहीं कर रही होती है, तो T3 T4 का लेवल कम होने लगता है और इसी कारण से पिट्यूटरी से TSH का लेवल बढ़ने लगता है। ऊपर से TSH का लेवल बढ़ता है और वो बार बार थायराइड ग्लैंड को नॉक करता है कि T3 T4 का लेवल बढ़ाइए, लेकिन थायराइड ग्लैंड अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, तो T3 T4 का लेवल घटता जा रहा है और फीडबैक होके ऊपर से TSH का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से हाइपोथायराइडिज्म की सिचुएशन में क्या होता है? T3 T4 का लेवल घट जाता है और TSH का लेवल बढ़ा हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार हाइपरथायराइडिज्म की सिचुएशन में ठीक उल्टा होता है, T3 T4 का लेवल बढ़ जाता है और TSH का लेवल कम हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से T3 T4 और TSH का लेवल आपस में एक बैलेंस बनाए रखते हैं और किस प्रकार से ये रेगुलेट होते हैं और किस प्रकार से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से T3 T4 जब घटते हैं तो TSH का लेवल बढ़ जाता है। अब आ जाते हैं हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स की ओर। क्या लक्षण देख के आप पहचान सकेंगे कि आपको हाइपोथायराइडिज्म की शिकायत हो सकती है? सबसे पहला लक्षण है फैटीग या वीकनेस। बहुत ज़्यादा वीकनेस, बहुत ज़्यादा थकान, बहुत ज़्यादा कमजोरी। ज़रा सा काम करने में थकान हो जाती है, कमजोरी आ जाती है, बिल्कुल इच्छा नहीं करती कोई काम करने की। दूसरा लक्षण है जॉइंट पेन, सारे जॉइंटों में दर्द होने लगता है। इसी प्रकार तीसरा लक्षण है मस्कुलर पेन, सारे शरीर में दर्द होने लगता है, मांसपेशियों में दर्द, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा थकावट। अगला लक्षण है एक्सेसिव हेयर फॉल, जब आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगें तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। इसी प्रकार लेडीज़ में जब पीरियड की इरेगुलरिटी हो जाती है, पीरियड सही समय पर नहीं आता, कभी बहुत जल्दी आ जाता है, कभी बहुत लेट आ जाता है, कभी बहुत स्कैंटी आता है, कभी बहुत हैवी ब्लीडिंग आती है और कभी कभी तो पीरियड स्किप हो जाता है, 2-2 3-3 महीने नहीं आता। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको दिखाई दे तो भी आपको थायराइड का चेकअप करा लेना चाहिए। इसी प्रकार नींद ना आना, इंसोम्निया की शिकायत। अगला सिम्टम है मूड स्विंग्स,
बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा झुंझलाहट, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, ये सब लक्षण हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के। अगला लक्षण है मोशन सही नहीं आना, पेट खराब हो जाना, कभी कब्ज हो जाना, कभी बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो जाना। इसी प्रकार बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग भी एक लक्षण है। बहुत ज़्यादा जब स्वेटिंग होने लगे, बहुत ज़्यादा पसीना आने लगे, तो वो भी एक लक्षण है हाइपोथायरॉयडिज्म का। अगला लक्षण है वजन बढ़ जाना। बहुत तेज़ी से जब आपका वजन बढ़ने लगता है, हर एक महीने आप देखते हैं कि आपका वेट गेन हो रहा है, तो भी आपको थायराइड की शिकायत हो सकती है। अगला लक्षण है पल्पिटेशन, घबराहट, छोटी छोटी बात पे घबराहट हो जाना, कोई भी नया काम देखते ही घबराहट हो जाना, किसी के बारे में सुन लेने पर घबराहट हो जाना, कोई अगर आप न्यूज़ सुन लेते हैं, कोई ट्रेजेडी सुन लेते हैं, तो आपको बहुत तेज़ घबराहट हो जाती है। तो ये सब लक्षण हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आपको थायराइड की शिकायत हो सकती है। लेकिन अकेले लक्षणों से पता नहीं लगता कि आपको थायराइड की शिकायत है कि नहीं। इसके लिए आपको चेकअप कराना पड़ता है, और वो चेकअप होता है ब्लड से। तो अब जान लेते हैं कि क्या इन्वेस्टिगेशंस, क्या रूटीन चेकअप होता है जिसके बाद हम जान सकते हैं कि हमको थायराइड की शिकायत है कि नहीं। ब्लड में सीरम T3, T4, TSH का लेवल चेक कराना पड़ता है। ये ब्लड सैंपलिंग से पता लगता है, और इसकी रिपोर्ट 2 से 3 दिन में आ जाती है, और आपको पता लग जाता है कि आपको थायराइड की शिकायत है कि नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह के लक्षण हैं तो आप अपना थायराइड चेकअप जरूर कराएं। इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ही सीवियर हो सकती है, और कभी कभी थायराइड की प्रॉब्लम से मेंटल फंक्शनिंग में भी डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो इसको बिल्कुल भी लापरवाही में ना लें, बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप अपने फिजिशियन से तुरंत संपर्क करें। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो मेरा नंबर व्हाट्सएप का स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं। बच्चों में थायराइड के लक्षण अलग तरीके के होते हैं। कई बार उनमें डेंटिशन देर से होता है, कई बार बच्चे का डेवलपमेंट स्लो होता है, वो चलना देर से सीखता है, वो बोलना देर से सीखता है, और कभी कभी तो उसकी ब्रेन फंक्शनिंग भी, ब्रेन डेवलपमेंट भी देर से होता है। तो अगर आपका बच्चा स्लोली डेवलपिंग है, या देर से चलना सीख रहा है, या देर से बोलना सीख रहा है, या बहुत ज़्यादा वजनदार होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा फूलता जा रहा है, तो आप उसका थायराइड चेकअप करा सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे। क्या होम्योपैथिक की दवाई है जो हमारी थायराइड की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर सकती है? सबसे पहली दवाई है थायरोडिनम 3X। यहाँ पे मैं पिक्चर लगा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। थायरोडिनम 3X बहुत ही अच्छी दवाई है थायराइड की प्रॉब्लम की। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है, वजन आपका बढ़ रहा है, तो थायरोडिनम 3X बहुत ही स्पेसिफिक दवा है। ये आप किसी भी अच्छी कंपनी की ले लें, RW की ले लें, श्वाब इंडिया की ले लें, SBL की ले लें। मैं अपनी क्लिनिक पे WSI यानी कि श्वाब इंडिया की यूज़ करता हूँ, और पिछले कई वर्षों से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। लगभग 10 से 12 वर्षों से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। थायराइड के 100 से ज़्यादा पेशेंट मैं ठीक कर चुका हूँ, और थायरोडिनम 3X थायराइड की प्रॉब्लम को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देती है। इसको आप लोग यूज़ करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि कैसे रिजल्ट्स मिले आपको। अगली दवाई है कैलकेरिया कार्ब 200। मोटे थुलथुले लोग, फैटी, फ्लैबी, फेयर वुमेन में बहुत ज़्यादा कैलकेरिया कार्ब यूज़ होती है। जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे थुलथुले हैं, वजन जिनका बढ़ रहा है, और जिनका पेट अक्सर ख़राब रहता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, लेडीज़ में जिनको बहुत जल्दी पीरियड आ जाता है, पीरियड्स एक्सेसिव होता है, अर्ली होता है, ऐसे लोगों में मैं कैलकेरिया कार्ब 200 यूज़ करता हूँ। कैसे यूज़ करनी है कैलकेरिया कार्ब? एक डोज सुबह मॉर्निंग में खाली पेट लेनी है डेली, 1 चम्मच पानी में 5 बूंदें रोज़ लें, लगातार लें, और 2 से 3 महीने लगातार लेने के बाद अपना थायराइड का चेकअप जरूर कराएं, और ये देखें कि आपके थायराइड की प्रॉब्लम में क्या सुधार हुआ है। थायराइड की प्रॉब्लम एकदम से नहीं जाती है, इसकी दवाई काफ़ी दिन खानी पड़ती है। तो 2 से 3 महीने के अंतर पे आप थायराइड चेक कराते रहें, और ये देखते रहें कि आपका थायराइड का लेवल कम हो रहा है कि नहीं। अगली दवाई है CPR 200। जिन लेडीज़ में पीरियड बहुत लेट आता है, स्कैंटी आता है, खुल के पीरियड नहीं आता, साफ नहीं आता, पीरियड आता भी है तो बहुत कम टाइम के लिए आता है, ऐसी लेडीज़ में मैं CPR 200 देता हूँ। लेडीज़ जो सूखती चली जा रही हैं,
बहुत ज़्यादा इंडिफरेंस, बहुत ज़्यादा एंगर, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, इंडिफरेंस टुवर्ड्स फैमिली, घर वालों का ध्यान नहीं रखती, किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता, CPR 200। थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही हो, वजन उनका घटता जा रहा हो, सूखती चली जा रही हो, पीरियड की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा कब्ज का रहना, इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आपको दिखें तो CPR 200 बहुत ही अच्छी दवाई है। कैसे यूज़ करनी है? CPR 200 5 ड्रॉप्स लेनी है 1 चम्मच पानी में, डेली मॉर्निंग में लेनी है और लगातार लेनी है जब तक कि आपकी यह प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से ख़त्म ना हो जाए। अगली दवाई है फाइटोलक्का 200। फाइटोलक्का 200 बहुत ही अच्छी दवाई है थायराइड की प्रॉब्लम की। जहाँ पे भी ग्लैंडुलर स्वेलिंग की बात आती है, जहाँ पे भी ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट की बात आती है, वहाँ पे मैं फाइटोलक्का 200 यूज़ करता हूँ। चाहे वो थायराइड का एनलार्जमेंट हो, चाहे वो टॉन्सिल का एनलार्जमेंट हो, कोई भी ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट हो तो फाइटोलक्का 200 बहुत ही अच्छी दवाई है। कैसे यूज़ करनी है? 5 ड्रॉप्स यूज़ करें डेली मॉर्निंग में 1 चम्मच पानी में, लगातार यूज़ करें और इसको 3 से 4 महीने यूज़ करना पड़ता है और 3 से 4 महीने यूज़ करने के बाद आप अपनी थायराइड जरूर चेक कराएं। अगली दवाई है बेराइटाकार 200। बेराइटाकार मैं बच्चों में यूज़ करता हूँ, खासकर जो बच्चे स्लोली डेवलपिंग है, जिनका डेंटिशन लेट हो रहा है, जो चलना देर से सीख रहे हैं, जिनकी मेंटल फंक्शनिंग अच्छी नहीं है, बहुत स्लोली डेवलपिंग हैं, बहुत स्लोली चलना सीखते हैं, देर से बोलना सीखते हैं, ऐसे बच्चों में बेराइटाकार 200 बहुत ही अच्छा वर्क करती है। खासकर बच्चों में और ओल्ड एज में बेराइटाकार का बहुत अच्छा रोल है। खासकर थायराइड की प्रॉब्लम में, जहाँ बच्चा फूलता चला जाता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, जल्दी जल्दी सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, टॉन्सिल्स फूल जाते हैं, जुकाम बना रहता है, बेराइटाकार 200। अब आ जाते हैं प्रिकॉशंस पे। यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो लोग अपनी थायराइड की एलोपैथिक दवाई खा रहे हैं और वो अपनी दवाई से छुटकारा पाना चाहते हैं या वो अपनी दवाई को स्विच करके होम्योपैथिक अपनाना चाहते हैं, तो आप अपनी एलोपैथी की दवाई तुरंत बंद ना करें। उसका एक तरीका है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे आपको अपनी एलोपैथी की दवाई से स्विच करना है और कैसे आपको अपनी थायराइड की दवाई से निजात पाना है। सबसे पहले आप जो भी एलोपैथी की दवाई खा रहे हैं उसे एकदम से बंद ना करें। अगर आप एकदम से उसे बंद करते हैं तो आपको थायराइड लेवल एकदम से शूट अप हो जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आप अपनी फिजिशियन से संपर्क करें और अपनी होम्योपैथिक दवाई कंसल्ट करके उनसे प्रेस्क्रिप्शन लें कि आपको क्या होम्योपैथिक दवाई खानी है, या आप अपनी होम्योपैथिक दवाई जो शुरू करना चाहते हैं उसको अपनी एलोपैथिक दवाई के संग शुरू कर दें और एलोपैथिक की दवाई एकदम से बंद ना करें। जैसे आप 100 mg की थायराइड की एल्ट्रोक्सिन खा रहे हैं तो आप उसे खाते रहें और संग में थायरोडिनम 3x आप शुरू कर सकते हैं। फिर 1-2 महीने खाने के बाद आप धीमे से अपनी एल्ट्रोक्सिन को घटा सकते हैं, 50 mg पिला सकते हैं और थायरोडिनम 3x आप बराबर खाते रहें। लेकिन आपको हर 1-2 महीने में थायराइड के लेवल को मॉनिटर कराना पड़ेगा, ब्लड चेकअप कराना पड़ेगा, जिससे आपको यह पता लगता रहे कि आपका थायराइड लेवल एकदम शूटअप तो नहीं कर रहा है। अगर आपका थायराइड लेवल बहुत ज़्यादा शूटअप कर रहा है तो आप होम्योपैथिक पे स्विच नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका थायराइड लेवल कंट्रोल में आ रहा है और एज इट इज़ बना हुआ है तो आप धीमे धीमे हर 1-2-3 महीने 4 महीने बाद थायराइड की एल्ट्रोक्सिन गोली को घटाते जाएं और होम्योपैथिक की थायरोडिनम 3x बराबर कंटिन्यू आपको खानी पड़ेगी। इससे क्या होगा? धीमे धीमे आपकी एलोपैथी की दवाई कम होकर छूट जाएगी और आप थायरोडिनम 3x बराबर खाते रहें और जैसे जैसे आपका थायराइड लेवल सही आता जाएगा तो आप थायरोडिनम 3x भी धीमे धीमे करके छोड़ दें। इस तरह से ग्रेजुअली आपको अपनी एलोपैथिक दवाई को छोड़ना है और होम्योपैथिक दवाई को ग्रेजुअली उसको भी धीमे धीमे कम करना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि साल भर में आपकी एलोपैथिक की सारी दवाई छूट गई और धीमे धीमे आप होम्योपैथिक भी छोड़ दें और फिर आप अपना थायराइड लेवल मॉनिटर कराते रहें, जिससे आपको यह पता चलता रहे कि होम्योपैथिक दवाई छोड़ने के बाद आपका थायराइड लेवल दोबारा से बढ़ तो नहीं रहा है। मैंने कई सारे पेशेंट ऐसे ठीक किए हैं जो अपनी एल्ट्रोक्सिन खा रहे थे और उनकी एल्ट्रोक्सिन मैंने छुड़वा दी है, ग्रेजुअली छुड़वाई है बहुत धीमे धीमे, और उसके बाद 1-1.5 साल उनका इलाज करने के बाद उनकी होम्योपैथिक दवाई भी छूट गई है। आज कई साल बाद भी वो आते हैं अपना थायराइड मॉनिटर करते हैं और देखते हैं कि उनका थायराइड लेवल बिल्कुल नॉर्मल है। तो आपको भी इसी प्रकार करना है, एकदम से कोई भी डिसीजन ना लें, एकदम से थायराइड की गोली को छोड़ें नहीं।
तो दोस्तों आज हम लोगों ने चर्चा करी थायराइड की और उससे रिलेटेड होम्योपैथिक दवाई की। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स के संग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं इसी तरह के होम्योपैथिक रिलेटेड यूज़फुल वीडियोस लाता रहता हूँ। इन वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट। गुड बाय।